यस पीपल, कैसे आप सब लोग? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम स्पंदन कश्यप एंड आई विल बी टीचिंग यू द सब्जेक्ट ऑफ कंपनी लॉ। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं हूं स्पंदन कश्यप। मैंने अपना कंपनी सेक्रेटरी कोर्स और अपना ग्रेजुएशन, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम ILS लॉ कॉलेज पुणे एंड आई हैव कंप्लीटेड दीज टू थिंग्स ऑल टुगेदर। मतलब कंपनी लॉ का कोर्स, कंपनी सेक्रेटरीज का कोर्स, एज वेल एज माई लॉ ग्रेजुएशन। Currently, I was pursuing my masters and now I am done with that as well. So I am CS and LLM. ठीक है, this should be it. This should be it. Yes, yes, yes. अब बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की। अब क्योंकि वी आर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन नहीं हो रही है क्लासेस, तो थोड़ा सा जान पहचान होने में टाइम जरूर लग जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे को जान लें। तो ये सारे रिकॉर्डिंग्स जो आप तक पहुंचेंगे, कोशिश कीजिए कि कि आपको कुछ भी अगर डाउट होता है या कुछ भी आपको इंटरेक्शन करना है तो व्हाट्सएप के थ्रू या किसी सोशल मीडियम के माध्यम के थ्रू आप मुझे मैसेज कीजिए या मुझ तक पहुंचिए, या हम लोग बात करेंगे, हम इंटरेक्ट करेंगे उस वे में। ठीक है, और जैसे ही ये मैं क्लियर कर दूं, जैसे ही गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ जाते हैं, वी विल बी स्टार्टिंग विद द ऑफलाइन क्लासेस, दैट इज द क्लास लेक्चर्स एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, जैसे ही जिस दिन समझ लीजिए कि अगर 1 जनवरी को गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ जाते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन स्टार्ट, तो उसके अगले मैक्स टू मैक्स 5 दिन में हम जो है हमारे लेक्चर्स जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्लासरूम लेक्चर्स। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है कि सब्जेक्ट के अंदर जाने से पहले सब्जेक्ट के नाम को समझें। ठीक है, व्हाट इज द नेम? इट इज कंपनी लॉ। द नेम इज कंपनी लॉ। बिल्कुल ध्यान से। अब सर, कंपनी लॉ क्या ये सिर्फ कंपनीज एक्ट अमेंड क्या ये सिर्फ कंपनीज एक्ट एंड उसके अमेंडमेंट्स इंक्लूड करता है? नहीं, कंपनी लॉ इंक्लूड्स कंपनीज एक्ट, ठीक है, नोटिफिकेशंस, रूल्स एंड अमेंडमेंट्स। मतलब कंपनीज एक्ट 1956 जो था वो अब अमेंड होके क्या हो चुका है? कंपनीज एक्ट 2013। ऑफ कोर्स उसके बाद में कंपनीज रेगुलेशंस, कंपनीज रूल्स, कंपनीज अमेंडमेंट्स, ये सारी जो अलग अलग चीजें आई, क्या वो भी कंपनी लॉ का पार्ट है? यस, यस सर, वो भी कंपनी लॉ का पार्ट है। तो ये जो नोटिफिकेशंस है, जो रूल्स है और जो अमेंडमेंट्स है, ये भी कंपनी लॉ के पार्ट है। तो हमें क्या क्या पढ़ना है सर? देखो एकदम ध्यान से, ये जो हमारा कंपनी लॉ का सिलेबस है ना, मैं आपको आगे दिखाऊंगा वो। कंपनी लॉ के सिलेबस में 3 पार्ट्स है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, इन 3 पार्ट्स को हमको अलग अलग वे में पढ़ना है, लेकिन इन 3 पार्ट्स में कवर्ड क्या क्या है? इन 3 पार्ट्स में कंपनीज एक्ट तो कवर्ड है ही, कंपनीज रूल्स भी कवर्ड है। अब रूल्स किस लिए होते हैं? रूल्स आर बेसिकली डिजाइन टू गिव अस एन आइडिया how the companies act will be implemented, how the companies act will be implemented in real life। मतलब कंपनीज एक्ट का कोई प्रोविजन है, सपोज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बेसिकली इनकॉर्पोरेट कंपनी कोई भी इनकॉर्पोरेट होगी कैसे, वो बताया गया है रूल्स में। तो इसलिए हम पर हमारा जो कंपनी लॉ का सिलेबस है बेसिकली कंपनीज एक्ट से डील करता है, दोज आर द प्रोविजंस। उसके बाद नोटिफिकेशंस, जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस आती है जो एप्लीकेबल होती है। अमेंडमेंट्स, हर अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल है, ICSI के वेबसाइट पे आपको मिल जाता है कौन से अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। रिवाइज्ड सिलेबस उसको हम कहते हैं, वो हम देखेंगे आगे। और रूल्स, रूल्स आर द प्रोसीजर्स। तो ये है कंपनीज एक्ट प्लस नोटिफिकेशन प्लस रूल्स प्लस अमेंडमेंट्स इज इक्वल्स टू कंपनी लॉ। दिस इज कंपनी लॉ। ये हो गया हम जो पढ़ने वाले हमारे कंपनी लॉ का मतलब। अब बात करते हैं कंपनी लॉ की एप्लीकेबिलिटी की। Company law is what? Basically a law which is devised in India. Companies Act, a law devised in India. But on which companies will this law be applicable? मतलब ये जो नोटिफिकेशंस है, अमेंडमेंट्स है, कंपनीज एक्ट है, ये एप्लीकेबल किन किन कंपनीज पे रहेगी? तो दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। इसका मतलब है जो भी कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है उस पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल रहेगा, उस पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। तो सर फेसबुक, तो सर टेस्ला, तो सर अलग अलग कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सैमसंग फॉर दैट मैटर, ये अलग अलग कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर, उस पे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं रहते हैं, नहीं रहते, नहीं रहते। ठीक है, हाँ, लेकिन फेसबुक ने अपनी कोई सब्सिडियरी, जैसे यूनिलीवर ने अपनी सब्सिडियरी हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसको कहाँ पे इनकॉर्पोरेट कराया है? इंडिया में।
तो दैट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर बोलो या फेसबुक इंडिया बोलो या सैमसंग इंडिया बोलो, आप आजकल देखोगे जो मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, पहले वो सिर्फ सैमसंग या फेसबुक या एप्पल ये नाम से आते थे, लेकिन अभी जो है वो मोबाइल फोन्स के डब्बे पे नाम लिख के आ रहा है एप्पल इंडिया, सैमसंग इंडिया। व्हाई? बिकॉज दे हैव registered their subsidiaries names in India under the Companies Act 2013। ठीक है, दिस इज व्हाट कंपनी लॉ इज ऑल अबाउट। अब इसके अंदर बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कंपनी का मतलब। सर कंपनी लॉ का एक ब्रीफ आइडिया मिल गया, अब कंपनी का मतलब क्या है आप बताइए। कंपनी बिल्कुल एकदम जनरल टर्म्स में व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? आपको क्या लगता है कंपनी क्या है? किसी को कंपनी देना, आपके किसी मित्र को, आपके किसी फ्रेंड के साथ में कंपनी देना, उनके साथ में बैठना, उनके साथ में दो बातें करना, दिस इज कंपनी। या कुछ लोग मिलके साथ में काम कर रहे हैं, दैट इज अ कंपनी। जनरल टर्म्स में तो हमें यही समझ में आता है ना। अगर एक 10 साल के बच्चे को कहा जाए कि उस कंपनी में काम करता है, मतलब एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग काम करते हैं साथ में मिलके बैठ के, ठीक है। अब आप समझिए इसी को लैटिन टर्म्स में क्या इसका मीनिंग दिया गया था। लैटिन टर्म में इसका मतलब था कम प्लस पैनिस। कॉम प्लस पैनिस मतलब पीपल हु आर हैविंग देयर मील्स टुगेदर, मतलब पीपल हु आर हैविंग देयर मील्स टुगेदर। आई जस्ट शो यू द नोट्स। कंपनी मीन्स a company incorporated under this act, ये ठीक है, इधर डेफिनेशन है। The word company is derived from the Latin word com is equals to with or together, और panis is equals to bread, मतलब people who are having their meals together या association of persons who are having their breads or meals together, ठीक है, वही लिया गया है यहाँ पे। अब सर ये तो समझ गया, ये तो मतलब लेमेंस लैंग्वेज में हम लोग कंपनी का मतलब समझ चुके हैं, लैटिन टर्म में भी समझ चुके हैं, लेकिन कंपनी लॉ के अंतर्गत कंपनी का मतलब क्या है? बिल्कुल ध्यान से, कंपनी लॉ के अंदर कंपनी मतलब एनी कंपनी, बिल्कुल ध्यान से, एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या एनी अदर प्रीवियस लॉ। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अगर रजिस्टर्ड है तो ठीक है, या एनी अदर प्रीवियस लॉ। एनी अदर प्रीवियस लॉ मतलब कंपनीज एक्ट 1956 वही अमेंड होकर 2013 बनाया ना, तो इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 एंड एनी प्रीवियस लॉ, तो इनके अंतर्गत जो भी कंपनी रजिस्टर हुई है उसे एक कंपनी कहा जाएगा, उसको टर्म दे दिया जाएगा कंपनी, ठीक है। तो सर इसमें हम लोग रिलायंस की बात कर सकते हैं, बिल्कुल रिलायंस की बात कर सकते हैं, हम लोग टाटा की बात कर सकते हैं, बिल्कुल टाटा की बात कर सकते हैं, टाटा मोटर्स फॉर दैट मैटर, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन फॉर दैट मैटर, ये सारी जो कंपनीज है ये इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है और इसलिए कंपनीज एक्ट इस पे एप्लीकेबल है। दैट इज व्हाई कंपनी इंक्लूड्स any company registered under Companies Act 2013 और वर्ड मैंने ये सर्कल किया है, और का मतलब है या वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है या एनी प्रीवियस लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। अब यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ कंपनी, क्या पढ़ रहे हैं? डेफिनेशन ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे भी यही कहा है, सेक्शन 220 सेक्शन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अभी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपके एग्जीक्यूटिव के आखिरी, आज मैं पहली क्लास पे खड़ा हूँ, आप भी हम मेरे साथ पहले क्लास में खड़े हैं, एग्जीक्यूटिव के आखिरी क्लास तक आपको मिनिमम 10 सेक्शंस ऐसे ही याद हो जाएंगे। मिनिमम 10 बोल रहा हूँ मैं, 10 to 15 सेक्शंस आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे बिना आपने याद किए हुए। मतलब आपको कोई भी सेक्शन लर्न नहीं करना है, मैं बताऊंगा उसका रीजन कि आपको लर्न क्यों नहीं करना है, ठीक है। आप बस ऐसे देखोगे ना, मैं क्या कह रहा हूँ, अगले 10 दिन में आपको याद हो जाएगा कि सेक्शन 220 इज फॉर कंपनीज डेफिनेशन। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये तो आपको एनीवे याद हो ही जाएगा, ये मैं याद करा दूंगा, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली। लेकिन आपको सेक्शन याद नहीं करना है, उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको सेक्शन याद नहीं करना है, आपको ध्यान देना है सिर्फ कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, आपको ध्यान देना है सिर्फ कॉन्सेप्ट पे, ठीक। ये तो हमने पढ़ लिया अभी। द वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, वो भी हमने पढ़ लिया। अब देखो ये क्या कह रहा है, एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ओज इट्स एग्जिस्टेंस टू आइदर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और टू कंपनी लॉ, ठीक है। पब्लिक कॉर्पोरेशंस लाइक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, SBI have been brought into existence through special acts of parliament, whereas company like Tata Steel, Reliance Limited have been formed under company law.
सर टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, रिलायंस कॉर्पोरेशन, रिलायंस लिमिटेड, ये सारे कंपनी लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेट हुए हैं। कंपनी लॉ क्या होता है? कंपनीज एक्ट 2013 या कोई भी प्रीवियस लॉस, ठीक है, या नोटिफिकेशंस या अमेंडमेंट, सब चीजें उनको कंपनी लॉ कवर करता है। उसके अंडर अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, दैट इज अ कंपनी। एंड एनी अदर प्रीवियस लॉ, एनी अदर प्रीवियस लॉ क्या हो सकता है? एनी अदर प्रीवियस लॉ कोई स्टैट्यूट हो सकता है जो पहले एनेक्ट हुआ था, उसके अंडर कोई कंपनी फॉर्म हुई थी। जैसे स्टैट्यूट हो गया LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, LIC एक्ट है, SBI एक्ट है, स्टेट बैंक इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये एक्ट के अंडर या किसी स्पेसिफिक एक्ट के अंडर अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, दैट इज नोन एज स्टैट्यूटरी कंपनी, ठीक है। स्टैट्यूट के अंदर वो इनकॉर्पोरेट हुई है, स्टैट्यूटरी कंपनी है, और ये भी एक कंपनी कहलाई जाएगी, और इसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा, कंपनी लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये हमें समझना है। अब आ जा रहे हैं हमारे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में। सर एक सेकेंड। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी तो हम तो सिलेबस में कूद रहे हैं, लेकिन हमको पहले ही लेक्चर में सिलेबस में कूद के कोई फायदा है क्या? इसके पहले कि हम सिलेबस में कूदे, एक चीज तो देखिए, समझना जरूरी है कि बेसिकली कंपनी होती क्या है, कंपनी की लाइफ क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या हो सकते हैं। ये चार्ट देखने से पहले हम एक जनरल आइडिया ले लेते हैं ना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, हम एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कंपनी वर्क कैसे करती है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ लाइफ ऑफ अ कंपनी। क्या बात कर रहा हूँ? लाइफ ऑफ अ कंपनी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना है यहाँ पे। सर कंपनी की लाइफ की बात कर रहे हैं, तो कंपनी की लाइफ में क्या क्या चीजें आ सकती है, आप बताओ मुझे। आप सोचो कि एक कंपनी के जीवन में क्या क्या चीजें हो सकती है। अब कंपनी है क्या? अब कंपनी है क्या? समझ लो, ये कंपनी का लाइफ साइकिल है, ठीक है। कंपनी जी रहा है 2020, वी आर इन 2020, कोरोना का साल। 2020 में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, ठीक है। 2020 में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है। ये क्या हो गया? उसका बर्थ हो गया। ये हो गया उसका बर्थ। उसका बर्थडे मनाया जाएगा 2020 से, सपोज दिसंबर 2020 में उसका बर्थ मनाया जाएगा। और ये कंपनी का डेथ हो रहा है, ये कंपनी का डेथ हो रहा है अराउंड 2035, करीबन 15 साल बाद ये कंपनी का डेथ हो रहा है। सर क्यों डेथ हो रहा है? डेथ कब होता है? जब कंपनी लॉसेस में है, व्हेन कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स लायबिलिटीज, व्हेन कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स। ऐसे सिचुएशंस में कंपनी का डेथ होता है, ठीक है। बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना है कि एक कंपनी का जीवन शुरू होता है जब वो कंपनी का बर्थ होता है, और जीवन खत्म होता है जब डेथ होता है। ये बेसिकली ये इंसान के जीवन की बात कर रहा हूँ। अब जो इसका बर्थ होता है ना, उसे हम कहते हैं कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। क्या कहते हैं? कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। सर हमने पढ़ा था NC-21, सर हमने पढ़ा था स्पाइस फॉर्म, सर हमने पढ़ा था कंपनी इनकॉर्पोरेशन। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बर्थ की, आपको ध्यान देना सिर्फ बर्थ पे, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान का जैसे बर्थ होता है, सपोज ABC कंपनी है, ABC कंपनी का प्रमोटर हूं मैं, सपोज मैं इसका प्रमोटर हूं। कौन है? स्पंदन, ठीक है। स्पंदन सर इसके प्रमोटर है, ठीक है। अब मैंने इनकॉर्पोरेट की है कंपनी, कौन सी? सपोज ABC कंपनी, ABC कंपनी, ठीक है। इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है 2020, समझ लो दिसंबर 2020, ठीक है। अब सर दिसंबर 2020 को इस कंपनी का बर्थ हुआ है। क्या हुआ? इस कंपनी का बर्थ हुआ है, इसका मतलब है उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, ठीक है। अब सर लेकिन इनकॉर्पोरेशन जो हम बात कर रहे हैं, इस इनकॉर्पोरेशन में का स्पेसिफिक कोई डेट भी तो होना चाहिए। आप बोल दोगे दिसंबर 2020 में पैदा हुआ था, आप पैदा हुए थे क्या सर? ऐसे कोई भी दिन पे या किसी महीने में पैदा हुए थे क्या? आप किसी महीने में पैदा नहीं हुए थे, आप किसी डेट पे, स्पेसिफिक डे पे पैदा हुए थे। तो सर आज कितनी तारीख है? 10th ऑफ दिसंबर। 10th ऑफ दिसंबर को आपने इनकॉर्पोरेट की थी कंपनी नेम्ड ABC कंपनी, कंपनी नेम ABC कंपनी। अब ABC कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ी होगी आपको, वो हम बात करेंगे। लेकिन आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है 10th ऑफ दिसंबर। क्यों? क्योंकि इस डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को आपको मिल जाता है
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कहने का अर्थ ये है कि जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, दैट इज द डे ऑफ योर बर्थ, दैट इज द डे ऑफ योर कंपनीज बर्थ एंड दैट इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो कंपनी की लाइफ कब से गिनी जाएगी? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट्स, लॉसेस सब कुछ कहां से मेजर की जाएगी? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। ठीक है, तो ये 10th ऑफ दिसंबर आज की डेट से हमने एबीसी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है। ठीक है सर, लेकिन एबीसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, इसको जीवन देने के लिए कुछ आपने मेहनत की होगी। अब वो मतलब कौन सी मेहनत की है, आपने क्या किस तरह से मेहनत की है? तो इसलिए इस कंपनी को जीवन देने के लिए हमने क्या मेहनत की थी? मैं इसका प्रमोटर था, स्पंदन सर एबीसी कंपनी के प्रमोटर थे। ठीक है, अब स्पंदन सर को जाना पड़ा आरओसी ऑफिस। मैं गया आरओसी ऑफिस। आरओसी ऑफिस कहां पर है? आरओसी ऑफिस इज इन पुणे एज वेल एज बॉम्बे। ठीक है, मुंबई या पुणे में समझ लो, मैं पुणे चले गया। पुणे आरओसी ऑफिस गया और मैंने उनको कहा कि सर मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूं और इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप मुझे मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। आरओसी बोलेगा क्या मजाक हलवा है कि आप आ रहे हो, डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो और कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दोगे? अरे, कंपनी इनकॉर्पोरेशन डज नॉट टेक इवन मोर देन 2 आवर्स। मतलब 2 घंटे में भी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। आप घर पे बैठ के भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आपको बताऊं मैं, एक कंपनी सेक्रेटरी का काम, आप जब कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी का काम होता कहाँ है पता है? कंपनी सेक्रेटरी का काम बेसिकली 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कंपनी सेक्रेटरी का काम या नाम वो है इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन एंड डेथ। डेथ को क्या बोलते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन इन 2 जगह पर सबसे ज्यादा काम आता है। और इसके लिए तो आपको करीबन 10-20 हज़ार रुपये मिल जाते हैं एक इनकॉर्पोरेशन के लिए, लेकिन जो डेथ होती है कंपनी में उसके लिए अराउंड लैक्स, उसके लिए अराउंड लैक्स, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, यू से द फिगर एंड यू विल गेट इट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपका मेन काम ही इस जगह पर है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के कंप्लायंसेस एंड कंपनी का डेथ, ये सारी कंपनी का जीवन। आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू विल बी वर्किंग फॉर द कंपनी फॉर योर होल लाइफ। आप प्रैक्टिसिंग फर्म में काम करो, चाहे आप किसी कंपनी में एज ए इन हाउस लीगल काउंसिल या इन हाउस कंपनी सेक्रेटरी काम करो, आपको कंपनी के लिए ही जीना है। कंपनी का जीवन ही आपका जीवन है, ये आपको समझना है। अनलेस एंड अनटिल आपको कंपनी छोड़ के और कहीं नहीं जाते। ठीक है, तो सपोज एबीसी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। अब सर एबीसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए स्पंदन सर बोले कि ठीक है, इनको एबीसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। ये गए आरओसी के पास में। आरओसी को इन्होंने क्या क्या दिया? आरओसी को इन्होंने दिया 2 सब्सटैंशियल डॉक्यूमेंट्स, एओए एंड एमओए। एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये क्या होते हैं डॉक्यूमेंट्स, ये आगे बिल्कुल देखेंगे हम लोग, लेकिन ये समझ लीजिए ये सब्सटैंशियल डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। A person, a promoter who wants to start a company will go to the ROC and give these documents. ठीक है, once the ROC receives these documents and checks the documents, verifies these documents, he'll be giving to the promoter, a certificate of incorporation. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, बधाई हो, आपको कंपनी हुई है, आपको कंपनी हुई है एबीसी कंपनी। नाउ यू आर द फादर, यू आर द प्रमोटर, यू आर द बिगनर ऑफ एबीसी कंपनी। तो सर स्पंदन सर क्या बन गए? प्रमोटर ऑफ एबीसी कंपनी। स्पंदन सर ने एक नई कंपनी शुरू की है, एबीसी कंपनी। बिल्कुल ध्यान से, अब इस दिन से माना जाएगा इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस दिन से माना जाएगा इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन समझ गया, ठीक है। कंपनी की लाइफ चल रही है, दिसंबर 2020 हो गया, दिसंबर 2021 हो गया, 22 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, सब कुछ बढ़िया कुशल मंगल चल रहा है। अब दिसंबर 2034 में इस कंपनी में हो गया एक फ्रॉड। इस कंपनी में क्या हो गया? एक फ्रॉड हो गया। सत्यम राजू, हर्षद मेहता, फ्रॉड पे फ्रॉड हो गया इस कंपनी में। इस कंपनी को नौबत आ गई वाइंड अप करने की। क्या करने की? वाइंड अप करने की। सर वाइंड अप क्या है? वाइंडिंग अप क्या है? वाइंडिंग अप इज नथिंग बट द
process, it is a process of selling your assets and realizing your liabilities. मतलब सर आपकी जो लाइबिलिटीज है उसको रियलाइज करने के लिए, उसको पे ऑफ करने के लिए आपका अपने एसेट सेल करना बहुत जरूरी है. तो ये प्रोसेस जो है इसे कहा जाता है वाइंडिंग अप. बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वाइंडिंग अप इज द डेथ ऑफ द कंपनी. नो, वाइंडिंग अप इज नॉट द डेथ ऑफ द कंपनी. डेथ ऑफ कंपनी इज नोन एज व्हाट? क्या लगता है आपको? डेथ ऑफ कंपनी इज नोन एज dissolution, is known as dissolution. प्लीज बेयर विद द हैंडराइटिंग. मैं जो डिवाइस यूज कर रहा हूँ उसके वजह से हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है. इज नोन एज द डिसोल्यूशन. अब व्हाट इज डिसोल्यूशन? सर जब वाइंडिंग अप का पूरा प्रोसेस हो जाता है तब जो कंपनी के सीईओ है या टॉप मैनेजमेंट है वो कोर्ट के पास जाके एक एप्लीकेशन देते हैं कि हमारा वाइंडिंग अप हो चुका है, और फिर कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है. दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ कोर्ट, दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑर्डर. ये डिसोल्यूशन ऑर्डर जिस दिन पास हो गया उस दिन कंपनी मर गई, खत्म हो गई, डेथ हो गया. दैट इज द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी. बेसिकली आप एक बात समझिए, एक जो पर्सन है वो जब वो जीवन उसका शुरू होता है, जब वो जिंदा होता है या जब उसको जीवन मिलता है, जब वो बर्थ होता है उसका, तब उसको कहा जाता है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, उसको कहा जाता है ही इज कमिंग टू लाइफ, ही हैज टेकन बर्थ. वैसे ही एक कंपनी का बर्थ होता है जब उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, उसका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, उसकी लाइफ चलती है. उसकी लाइफ चलने के बाद ऐसा कोई मोड़ आता है कंपनी में जब हो सकता है फ्रॉड ना हो, ठीक है, उसके पास में अपने लाइबिलिटीज रियलाइज करने के लिए, लाइबिलिटीज पे करने के लिए, डेट्स पे करने के लिए पैसे नहीं है. अब वो कोर्ट को एप्लीकेशन देता है कि कोर्ट साहब, जज साहब आप एक काम कीजिए, हमारी कंपनी को बंद कर दीजिए, हमको उसके लिए परमिशन चाहिए क्योंकि हम लोग पे ही नहीं कर पा रहे हमारी लाइबिलिटीज. तो हमारे क्रेडिटर्स को कैसे पे करेंगे? तो कोर्ट उसमें हेल्प करती है. जज साहब क्या करते हैं? एक ऑर्डर ऑफ कोर्ट पास करते हैं, ऑर्डर बाय द कोर्ट पास करते हैं, जिससे वो कंपनी खत्म हो जाती है, कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है. दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी. ठीक है. दिस इज द लाइफ ऑफ द कंपनी. सर इसको तो आपने समझाया एक नॉर्मल इंसान की लाइफ की तरह. तो क्या एक नॉर्मल इंसान और क्या एक कंपनी सेम होती है? क्या एक कंपनी को भी हम पर्सन कह सकते हैं और एक नॉर्मल इंसान को भी हम पर्सन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं. एक नॉर्मल इंसान को भी पर्सन कह सकते हैं और एक देखो नॉर्मल इंसान को भी पर्सन कह सकते हैं और एक कंपनी को भी पर्सन कह सकते हैं. अरे कंपनी की भी तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप हम आगे पढ़ेंगे, जो एक नॉर्मल इंसान के है. ठीक है. लेकिन 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 एक नॉर्मल इंसान को कहा जाता है नेचुरल पर्सन और एक कंपनी को कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सन. क्या कहा जाता है? नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन. तो स्पंदन सर एक नेचुरल पर्सन है, लेकिन एबीसी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि इस कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है, इस कंपनी का जो डिसोल्यूशन है, ये इनकॉर्पोरेशन एंड डिसोल्यूशन के जो प्रोविजंस है, जो प्रोसीजर्स है, वो एक लॉ में दिए गए हैं. पर एक नॉर्मल इंसान का जो बर्थ है या डेथ है वो किसी लॉ में दिया नहीं गया. ठीक है. तो जो भी लॉ में दिया गया है उसके अनुसार जो लाइफ चलेगी वो किसकी चलती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन की. देयरफॉर कंपनीज आर आर्टिफिशियल पर्सन एंड स्पंदन सर इज अ नेचुरल पर्सन. तो सर कंपनी और स्पंदन सर क्या एक ही नहीं हुए? क्योंकि स्पंदन सर ने तो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, मतलब स्पंदन सर और कंपनी का तो रिश्ता है कोई ना कोई. अब ये जो संबंध है, ये जो रिश्ता है, क्या ये कंपनी और स्पंदन सर को एक ही कहा जाएगा? नहीं. ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए हम इसको इसलिए एक अलग पर्सन कहते हैं या आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं क्योंकि दिस इज व्हाट, दिस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. दिस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. तो सर अगर किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है,
इस किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, उसका बर्थ हो रहा है, इसका मतलब है वो अपने आप में एक अलग पर्सन बन रहा है, एक अलग एंटिटी बन रही है, और इस फीचर को कहा जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सनालिटी है, एंड दैट सेम कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी ऑल टुगेदर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। अब सर ये सेपरेट लीगल एंटिटी समझ गया, ये नॉर्मल नेचुरल पर्सन समझ गया, लेकिन क्या ये कंपनी जो है ये वो सारी चीजें कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है? देखेंगे हम एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद। तब तक आप लोग ये चीज़ें कॉपी कर लो। ठीक है, ये जो चार्ट बनाया है मैंने, बहुत ही बेहतरीन पूरी हैंडराइटिंग में चार्ट बनाया है मैंने, लेकिन आप लोग इसको कॉपी कर लो, एंड देन आफ्टर 5 मिनट्स ब्रेक आपको मैं बताता हूँ कि इसमें आगे क्या करना है। मतलब ये एक चार्ट बनाने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक नेचुरल पर्सन एंड एक आर्टिफिशियल पर्सन डिफरेंट है, या क्या फीचर्स है एक कंपनी। ठीक है, यस। मैं यहीं खड़ा हूँ, कहीं जाने रहो। ब्रेक का मतलब ये नहीं आपको कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना। आई एम हियर विद यू। यू गाइस स्टार्ट विद द चार्ट एंड मेक इट इन योर नोटबुक। जो भी आपका नोटबुक आप मेंटेन कर रहे हो, ये चार्ट बना लो। ठीक है, ये नीचे का पार्ट है, इसको बना लो एक बार फटाफट। मतलब आप 10 दिन बाद भी अगर अपनी नोटबुक खोलते हो तो आप इस चार्ट के भरोसे ही आप कंपनी का प्रोसीजर क्या होता है, एक कंपनी की लाइफ क्या होती है, या हम क्या पढ़ने वाले हैं पूरे सिलेबस पर, वो आपको एक चार्ट में समझ में आ जाता है। ठीक है, यस पीपल। ये जो इनकॉर्पोरेशन होता है ना, दिस इज डन बाय हुम? दिस इज डन बाय द आरओसी। ठीक है, दिस इज डन बाय द आरओसी। और ये जो डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास होता है, दिस इज पास्ड बाय एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी। ठीक है पीपल, यस। ओके ओके ओके, चलो, आई होप यू आर डन विद द चार्ट। अगर आपको लगता है रिकॉर्डिंग का एक स्क्रीनशॉट ले लेना और चार्ट बना लेना, मतलब अगर आपको कुछ छूट जाता है तो। ठीक है, यस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नोट्स। एक बार नोट्स भी देख लेते हैं कि नोट्स में है क्या। ये फर्स्ट चैप्टर की नोट्स है। आई विल गिव यू क्लैरिटी ऑन द नोट्स। कैसा है कि वी आर हैविंग द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द नोट्स एज वेल एज द हार्ड कॉपी ऑफ द नोट्स। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब आप डेमो लेक्चर्स देख रहे हैं या लेक्चर्स देखने के बाद आपको लग रहा है कि फर्स्ट चैप्टर हमारा नॉर्मली चल रहा है, तो फर्स्ट चैप्टर के साथ साथ आपको मैं व्हाट्सएप पे सॉफ्ट कॉपी ऑफ द नोट्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर भेज दूंगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर मैक्स, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के आपको सॉफ्ट कॉपी पे नोट्स मिल जाएंगे। वंस यू आर डन विद योर एडमिशंस, आप अपनी रिसीप्ट जाके ऑफिस में दिखा सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स। ठीक है, पूरे हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स अभी रेडी होने के, पूरी तरह से रेडी हुए नहीं है, लेकिन रेडी होके आपको मिल जाएंगे हार्ड कॉपी ऑफ द नोट्स। ठीक है, तो बाय दिस मंथ एंड यू विल बी गेटिंग योर नोट्स ऑफ द हार्ड कॉपी, नोट्स के हार्ड कॉपी। ठीक है, सो यस, दिस इज अबाउट नोट्स। और कुछ भी डाउट रहता है व्हाट्सएप में
चलो, nature and characteristics of company. Now we come to the important part of this chapter. Why do I say important part of this chapter? इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर कहीं आ रहे हैं, दैट इज द फीचर्स ऑफ द कंपनी एंड द केस लॉज बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ दिस कंपनी. ठीक है, तो कोई भी कंपनी होने दो, फॉर दैट मैटर अगर रिलायंस इनकॉर्पोरेशन है, रिलायंस लिमिटेड है या टाटा लिमिटेड है, कोई भी कंपनी होने दो, टाटा मोटर्स, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, हर कंपनी के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो कॉमन होते हैं. मतलब कोई भी कंपनी के ये सारे फीचर्स तो कॉमन रहेंगे ही रहेंगे. तो क्या है ये फीचर्स? सबसे पहले आप देख रहे हैं, फर्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. थोड़े ही देर पहले हमने पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में. सर, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है स्पंदन सर अलग, एबीसी कंपनी अलग, धीरूभाई अंबानी अलग और हमारे रिलायंस अलग, रतन जी टाटा अलग और टाटा मोटर्स अलग. तो आपको ये समझना है कंपनी की एक सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट लीगल पर्सनालिटी है. इसका मतलब है कि ये जो कंपनी है इसको एक अलग नाम दिया जा रहा है, इसलिए इसके नाम पे जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे लाइफ में आगे वो इस कंपनी के नाम पे होंगे. अरे आप एक बात समझो ना, कल चल के अगर आपके डोर पे जोमेटो सर्विस दे रहा है, स्विगी सर्विस दे रहा है, आपको फॉर दैट मैटर वीपीए सर्विस दे रहा है, आप गाली किसको मारोगे अगर सर्विस में कुछ दिक्कत हो गई तो? या अच्छा किसके बारे में बोलोगे? आप तारीफ किसकी करोगे या गाली किसको मारोगे? आप वीपीए को मारोगे, वीपीए के नाम से. आप जोमेटो को मारोगे. जोमेटो के ओनर का नाम पता है क्या आपको? बताओ कौन है जोमेटो का ओनर का नाम? नहीं. जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, वीडियोकॉन, इनके ओनर मिस्टर धूत. ऑब्वियसली अभी पता चल चुका है सब लोगों को क्योंकि वो पूरी कंडीशन में. लेकिन जनरली वी डोंट नो द नेम ऑफ द ओनर्स. हम किसको पहचानते हैं? हम प्रमोटर्स को नहीं पहचानते, हम पहचानते हैं कंपनी को, कंपनी के नाम से पहचानते हैं. तो इसलिए कंपनी हैज इट्स ओन सेपरेट लीगल एंटिटी ऑल टुगेदर, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर. ठीक है, इसका केस लो है सालमन वर्सेस सालमन, हमारे सलमान भाई वर्सेस सलमान भाई, और ली वर्सेस ली, ब्रेटली वर्सेस ब्रेटली. तो इसका मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्या है वो, उसका मतलब क्या है. वो केस लॉज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन नॉट इन दिस क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास. आज हम लोग सिर्फ फीचर्स पढ़ ले रहे हैं, फीचर्स का मतलब समझ ले रहे हैं बेसिकली. ठीक है. सेकेंड इज सेपरेट प्रॉपर्टी. व्हाट इज इट? सेपरेट प्रॉपर्टी. अब सर सेपरेट लीगल एंटिटी हमने पढ़ा, मतलब ये इंसान से अलग है, ये एक नेचुरल पर्सन से अलग है, मतलब प्रमोटर से अलग है उसकी कंपनी. वैसे ही अलग उसकी लीगल पर्सनालिटी, अलग उसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी उसकी अलग है. सर प्रॉपर्टी कैसे अलग है? कंपनी कुछ प्रॉपर्टीज अपने नाम पे होल्ड करती है. अब समझो टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स के पास में गाड़ियाँ होगी, ऑब्वियसली जैगुआर को एक्विजिशन किया है अभी, रेंज रोवर का एक्विजिशन किया है. तो टाटा मोटर्स अभी उसके पास में टाटा एस, छोटा हाथी, ये अलग अलग छोटी मोटी गाड़ियाँ होगी, ट्रैक्टर्स हो गए टाटा के, या मशीनरीज होगी, या लैंड होगा, फ्लैट होगा, व्हीकल्स होगी कन्वेंसिंग के लिए. ये सारी जो प्रॉपर्टीज है टाटा के पास में, ये सारी प्रॉपर्टीज आर नेम्ड ऑन द नेम ऑफ टाटा मोटर्स, named under the name of Tata Motors. These are the properties of Tata Motors and not रतन जी टाटा. ये एक सेपरेट एंटिटी है, इसकी वजह से सेपरेट प्रॉपर्टी ओनरशिप होगी उसके पास में. इन सारे एसेट्स की ओनरशिप रहती है टाटा मोटर्स के नाम पे. ठीक है. वैसे ही मेरी अगर कंपनी एबीसी कंपनी, तो एबीसी कंपनी के नाम पे जो भी लैंड रहेगा, जो भी बिल्डिंग्स रहेगी, जो भी प्लांट एंड मशीनरी रहेगा, सब कुछ विल बी इन द नेम ऑफ एबीसी कंपनी. ठीक है. और मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, स्पंदन सर एक अलग व्यक्ति है, उनका एबीसी कंपनी से इतना ही लेना देना है. कोई लेना देना ऐसा नहीं बोल सकते प्रमोटर हूँ भाई, इतना ही लेना देना है कि मैंने उस कंपनी को स्टार्ट किया और शुरू कर दिया, उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया. अब वो सारे ट्रांजैक्शंस कंपनी के नाम पे हो गए. ठीक है. दिस इज कॉल्ड सेपरेट लीगल प्रॉपर्टी. सेपरेट प्रॉपर्टी होल्ड्स एंड ओन्स प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. मतलब ये जो टाटा मोटर्स है, एबीसी कंपनी है, सारे प्रॉपर्टीज अपने नाम पे होल्ड करेंगे. थर्ड इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. अब सर मैं इसमें मैनेजमेंट किसको दूंगा और ओनरशिप किसको दूंगा? सर इसका आंसर हमको मिलेगा एक चार्ट में. इसका आंसर मिलेगा हमको चार्ट में. कंपनी के लाइफ के बारे में देखा हम लोगों ने. अब हम देख लेते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर टर्म्स है कंपनी लॉ में, वो है शेयर होल्डर्स. बिल्कुल सही. एंड शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स.
ठीक है, शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स. Often it happens very often that we confuse shareholders with the directors, but for that matter it is very important to understand that in a company, may it be a public company, private company, OPC, in every company there are shareholders and there are directors. मतलब shareholders अलग और directors अलग. सर क्या directors shareholders हो सकते हैं, क्या shareholders directors हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं. मतलब डायरेक्टर है, समझ लो रिलायंस को स्टार्ट किसने किया था, धीरू भाई अंबानी ने. रिलायंस में डायरेक्टर है मुकेश भाई अंबानी. मुकेश अंबानी वहां पे डायरेक्टर है, वो टॉप मैनेजमेंट का एक पार्ट है. ठीक है, अब मुकेश अंबानी की क्या स्टेक्स है कंपनी में, क्या मुकेश अंबानी की कुछ ओनरशिप है कंपनी में, क्या उनके शेयर्स है? बिल्कुल है. मुकेश अंबानी डायरेक्टर भी है और मुकेश अंबानी रिलायंस में क्या है, शेयर होल्डर भी है या मेंबर भी है. ठीक है, शेयर होल्डर भी है या मेंबर भी है. ठीक है, तो डायरेक्टर्स भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं और शेयर होल्डर्स भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं, वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल. तो सर शेयर होल्डर्स किसे कहते हैं, बिल्कुल ध्यान से. शेयर होल्डर्स मीन्स अ पर्सन who holds shares of company like owner. बिल्कुल ध्यान से, like owner. मतलब सर ये धीरूभाई अंबानी के पास अगर 70% भी शेयर्स है और आपके पास मतलब मेरे पास अगर 1% भी शेयर है, समझ लो 100 शेयर्स ही है इस कंपनी के, मतलब बहुत कम बोल दिया मैंने, लेकिन 100 या 1000 शेयर्स भी है इस कंपनी के, फिर भी आप इस कंपनी के ओनर कहलाओगे. इवन स्पंदन सर विल बी द ओनर ऑफ द कंपनी इवन इफ ही हैज 1 शेयर ऑफ द कंपनी. सर शेयर क्या होता है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, शेयर कैपिटल में, लेकिन आपको बेसिक मोटा मोटी ये पता है कि किसी भी कंपनी का एक शेयर कैपिटल होता है, उस कंपनी में शेयर्स होते हैं किसी भी व्यक्ति के, तो उसे कहा जाता है शेयर होल्डर और उसे ही कहा जाता है मेंबर. तो शेयर होल्डर एंड मेंबर आर वन एंड द सेम थिंग, लाइक ओनर प्लस दैट पर्सन टेक्स या कैन टेक, हमेशा नहीं लेते, कैन टेक, उसके पास ऑप्शन होता है, कैन टेक मेजर डिसीजंस ऑफ कंपनी. मतलब सर एबीसी कंपनी जिसको आपने प्रमोट किया था, क्या आप उसके शेयर होल्डर हो सकते हो? बिल्कुल शेयर होल्डर हो सकता हूँ. क्या उसके आप शेयर होल्डर नहीं हो सकते हो? बिल्कुल मैं उसका शेयर होल्डर नहीं भी हो सकता हूँ. स्टार्टिंग में मैं शेयर होल्डर था, फिर मैंने वो शेयर किसी और को बेच दिए. समझ लो स्पंदन ने, मेरा एक फ्रेंड है आकाश, तो मैंने आकाश को वो शेयर होल्डर्स बेच दिए. तो सर ये जो शेयर होल्डर्स है इनका काम क्या है? इनका काम इतना है कि ये डिसीजंस भी लेंगे कंपनी में और ये कंपनी के ओनर्स भी रहेंगे. अभी हम इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस पे जान ही रहे हैं, पहले इक्विटी की बात कर रहे हैं. बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम से ही जाना जाता है. ठीक है, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के ओनर्स भी है और वो मेजर डिसीजंस भी लेते हैं कंपनी के. ठीक है, दीज आर द शेयर होल्डर्स और मेंबर्स. एंड डायरेक्टर्स, अब सर डायरेक्टर्स कौन है? डायरेक्टर is a person appointed by the shareholders to manage the affairs of company. मतलब कंपनी के जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस है, कंपनी के अंदर जो भी हो रहा है, कंपनी के अंदर फ्रॉड हो रहा है, कंपनी के अंदर जो रेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कंपनी के अंदर जो भी घटनाएं घट रही है, उन सब के अफेयर्स कौन मैनेज करेगा? डायरेक्टर्स. पर सर ये डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर्स इन द बोर्ड मीटिंग. सर बोर्ड मीटिंग क्या होता है या एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है फॉर दैट मैटर? तो जनरल मीटिंग में हम लोग डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, फिर बोर्ड मीटिंग में वो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और वो लोग कंपनी के लिए डिसीजंस लेते हैं. ठीक है, तो इसलिए शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ कंपनी बट डायरेक्टर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी अनलेस दे आर द शेयर होल्डर्स. समझना, मैं डायरेक्टर हूँ और मैं शेयर होल्डर भी हूँ तो मैं कंपनी का ओनर हुआ. मैं सिर्फ डायरेक्टर हूँ, मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ, तो मैं कंपनी का ओनर नहीं हुआ, मैं सिर्फ कंपनी का डायरेक्टर हुआ. इसका अर्थ सिर्फ इतना सा है कि सर कोई कंपनी है, उसका जो डायरेक्टर्स है ना, जो उनके मैनेजर्स है, उनके कंपनी में कोई स्टेक्स नहीं है, वो सिर्फ एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंपनी के एजेंट्स है, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं. तो दीज आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर जस्ट द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी.
वहां से कॉन्सेप्ट आता है। और ये एक एक चीज इसमें ध्यान रखना कि डायरेक्टर्स कैन ओनली बी नेचुरल पर्सन्स, बट शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स कैन बी नेचुरल पर्सन्स एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। सर ये क्या कह रहे हो? अरे आप एक बात समझो, किसी भी कंपनी में दूसरे कंपनी के स्टेक्स नहीं हो सकते क्या? हम कहते हैं ना एक्विजिशन, जैगुआर का एक्वायर कर लिया टाटा मोटर्स ने, या हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉर दैट मैटर, यूनिलीवर का स्टेक्स हिंदुस्तान यूनिलीवर में है। तो एक बात समझो कि इनके जो सब्सिडियरीज है इंडिया में, या इनके जो अलग अलग ब्रांचेस है, या अलग अलग कंपनीज दूसरे कंपनीज में जो इन्वेस्ट करती है, रतन झुंझुनवाला, ग्रो मोर भाई, ग्रो मोर कंसल्टेंसी फर्म, हमारे हर्षद मेहता जी, किसने नहीं देखा बिग बुल को? तो इन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया था? अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। लेकिन क्या एक नेचुरल पर्सन है? क्या ग्रो मोर एक नेचुरल पर्सन था? क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्या यूनिलीवर एक नेचुरल पर्सन है? नहीं, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है ये? आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये लोग आर्टिफिशियल पर्सन शेयर होल्डर जरूर हो सकते हैं या मेंबर जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टर्स नहीं हो सकते। ये डायरेक्टर्स नहीं हो सकते। डायरेक्टर्स इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इनको कंपनी मैनेज करने के लिए नहीं दिया जा सकता। किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो कंपनी मैनेज करे, क्योंकि अरे वो तो ऑलरेडी कोई कंपनी है, वो तो ऑलरेडी कहीं से मैनेज हो रही है, उससे मैनेज करने वाला कोई और है। तो कितना मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसी और का मतलब उस कंपनी को कोई और मैनेज कर रहा है, अब ये कंपनी किसी और कंपनी को मैनेज कर रही है। आप समझ रहे हो जो घोटाला हो रहा है? तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन कैन बी शेयर होल्डर। आप उसके ओनर जरूर बन सकते हो, उसमें आपके स्टेक जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप उसके डायरेक्टर नहीं बन सकते। आप उसके डायरेक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि डायरेक्टर हैज टू बी अ मैनेजर ऑफ द कंपनी, ही विल मैनेज द कंपनी एंड ही हैज टू बी अ नेचुरल पर्सन। ही हैज टू बी अ नेचुरल पर्सन। ओके पीपल, चलो ये आपको मैंने क्यों बताया? ये मैंने आपको बताया क्योंकि नोट्स में हम आ चुके थे सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में सर, ओनरशिप का अर्थ ये है कि जो शेयर होल्डर्स है, जो मेंबर्स है, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी। उनका पैसा लगा हुआ है भाई कंपनी में, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। बट मैनेजर्स वो है जो अपॉइंटेड है बाय द शेयर होल्डर्स टू मैनेज द कंपनी, टू मैनेज द कंपनी। अब सर मैनेज द कंपनी कौन कर रहा है? डायरेक्टर्स, बोर्ड मेंबर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, ये सारे मैनेजर्स ऑफ कंपनी है। इसलिए इनकी मैनेजमेंट अलग और इनकी ओनरशिप अलग। ये शेयर होल्डर जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये एज ओनर अलग काम करेंगे, ये एज मैनेजर्स अलग काम करेंगे। इनके पास राइट्स एंड ड्यूटीज जो होंगे एज डायरेक्टर्स अलग रहेंगे और ओनर्स अलग रहेंगे या शेयर होल्डर्स अलग रहेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में। अब आ जा रहे हैं कॉमन सील। कॉमन सील जो लगता था हमारा स्टील स्टैम्प थप्पा, आपको बता दूं कॉमन सील की जो कॉमन सील की जो प्रथा है वो अब हट चुकी है। कॉमन सील को जीरो इंपॉर्टेंस है कंपनी लॉ 2013 के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कॉमन सील की प्रथा हट चुकी है। अब होता है सिर्फ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी का जो ऑफिशियल सिग्नेचर है वही होता है कंपनी का कॉमन सील, वही होता है कंपनी का कॉमन सील। ओके, अब capacity to enter into contract in its own name, capacity to enter into contract in its own name। सर कंपनी है एबीसी कंपनी, या फॉर दैट मैटर रिलायंस ही ले लेते हैं। रिलायंस आप ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पा रहे हो मुझे लग रहा है। अब रिलायंस से अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? रिलायंस को टाटा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो क्या अपने रिलायंस के कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी और रतन टाटा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या आपस में? उनके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हो गए क्या? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड एंड टाटा मोटर्स लिमिटेड। सपोज या टाटा डोकोमो लिमिटेड, टाटा टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, जो भी वो ये है कंपनीज है, तो उन दो कंपनीज के नाम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट में इन दोनों की कंपनी के नाम हो गए, तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज विद द कंपनी, मतलब कंपनी हैज अ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, बेसिकली आप ईसीएल वगैरह में पढ़ोगे कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। तो अ कंपनी हैज अ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी हैज अ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कंपनी हैज नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, एमएनसीज, ये जो हम बोलते हैं क्यों बोलते हैं? दैट इज बेस्ड ऑन नेशनैलिटी, मतलब वो कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है। अगर सिचुएटेड है वहाँ पे, मतलब कंपनी सपोज फेसबुक इनकॉर्पोरेशन का जो ऑफिस है वो है यूएसए में,
गूगल का ऑफिस जो है यूएसए में, और कंपनी इनकॉर्पोरेट कहाँ हुआ है, वो भी यूएसए में। तो कंपनी की नेशनैलिटी, गूगल की नेशनैलिटी भी क्या है, यूएसए, और गूगल की रेसिडेंस भी क्या, यूएसए, क्योंकि इनकॉर्पोरेट वहां पे। कुछ कंपनीज हो सकती है, सपोज एबीसी इनकॉर्पोरेशन में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, इसकी नेशनैलिटी जरूर इंडिया है क्योंकि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है, लेकिन अब इसको मैंने, इसका जो ऑफिस है, इसका हेड ऑफिस मैंने सिचुएट कर दिया है रशिया में, इसका हेड ऑफिस कर दिया है रशिया में, पुतिन साहब के नीचे मैंने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है, रिसाइड कर दिया है, ठीक है, सिचुएट कर दिया है। अब ये जो कंपनी है, इसका रेसिडेंस अलग और इसका नेशनैलिटी अलग, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस। अब सर कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, ये आपको जब मैं आपको केस लॉज पढ़ाऊंगा तब ये पॉइंट जो है ये पढ़ाऊंगा, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। क्यों ये बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इसके ऊपर एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, जो मैं कह रहा हूँ एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में, ये एग्जाम क्वेश्चंस यहाँ पे है, ठीक है। दीज आर द पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस है, ये पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस इज अ कलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशंस फ्रॉम 2017 पेपर्स टू 2008, मतलब करीबन 9-10 साल के अटेम्प्ट्स, 9-10 साल के अटेम्प्ट के क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर हैव बीन नोटेड हियर। इसके अलावा आपको कुछ मिलता है तो आप वहां से भी पढ़िए, लेकिन ये एक प्रैक्टिस के लिए मैं जरूर आपसे करवा के लूंगा, ठीक है। तो डोंट हैव टू वरी, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर में इतना जबरदस्त कमांड आ जाएगा कि एग्जाम में आपको फर्स्ट चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आने दो ना, यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट इनफ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। ओके पीपल, ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, इसको मैं डील कराऊंगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कंपनी नॉट अ सिटीजन, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी, सर लिमिटेड लायबिलिटी का अर्थ क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि कंपनी में एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी है, एक मेंबर की लायबिलिटी कितनी है। अब कंपनी के मेंबर्स या ओनर्स कौन है, जो शेयर होल्डर्स है वही। अब इनकी लायबिलिटी कितनी है कंपनी फॉर्मेट में, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लेकिन एक कंपनी फॉर्मेट में जो शेयर होल्डर है उसकी लायबिलिटी उतनी ही है जितना उसका अनपेड शेयर है। आपने 11th-12th जिसने अकाउंट्स पढ़ा होगा आपको पता है कि अनपेड शेयर कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। तो अनपेड अमाउंट ऑन शेयर है, समझ लो 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में से शेयर होल्डर ने अभी तक सिर्फ 8 रुपए पे किए, ठीक है, और 2 रुपए उसके अभी भी पेंडिंग है। तो ये 2 रुपए के करीबन उसके पास में है 1000 शेयर्स, ठीक है। तो 2000 रुपए उसके ऊपर अभी भी आप पेंडिंग है, तो 2000 तक ही इज लायबल टू द कंपनी, मतलब ही इज लायबल टू पे 2000 रुपीज। मतलब कल चल के कंपनी अगर बंद होने वाली है या लॉसेज में है तो कंपनी इससे कितना रिकवर कर सकती है, कितने अमाउंट तक रिकवर कर सकती है, 2000 रुपए तक। कितना कर सकती है, 2000 रुपए तक। मतलब एबीसी कंपनी जो मैं आज इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, आज उसके जो शेयर होल्डर्स है, उन शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कितनी रहेगी, जितना उनका अमाउंट अनपेड है ऑन देयर शेयर्स, ऑन देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। उन्होंने 1000 शेयर्स खरीदे थे, उसमें से 8 रुपए पे कर दिए थे और 2 रुपए अभी भी पेंडिंग थे, तो 2000 रुपए अभी भी पेंडिंग है, उतनी उनकी लायबिलिटी है, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अगेन आपके पास जो शेयर्स है, आपके पास जो शेयर्स है, शेयर का मतलब देखेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे ऑब्वियसली हम लोग, लेकिन आपके पास जो शेयर्स है डीमैट अकाउंट में है या जहाँ पे फिजिकल फॉर्मेट्स में, फिजिकल फॉर्मेट का चलाना बंद हो चुका है, अब डीमैट फॉर्मेट में ही होते हैं शेयर्स ऑनलाइन, इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी और के नाम पे। कितना बेहतरीन, आप समझो स्पंदन सर के पास में करीबन 2000 शेयर्स है, 2000 शेयर्स को मैं फटाक से डीमैट अकाउंट से मैं किसी अपने फ्रेंड के नाम पे ट्रांसफर कर सकता हूँ। मुझे बस एक साइन करनी पड़ेगी और उस वे में वो 2000 शेयर्स की जो करंट वैल्यू है सपोज 50,000 रुपीज, तो 50,000 रुपीज विल बी इन माई अकाउंट, गिवन द फैक्ट दैट 2000 shares are going to his account and 50,000 rupees are coming into my account in T+2 trading days। वो सब कुछ आपको मैं समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। बट दिस इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब ये शेयर्स है, एक कंपनी का एक फीचर है कि उसके जो शेयर्स है, कंपनी के अंदर जो आपका एक शेयर है, वो शेयर आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो और उस ट्रांसफर के बदले आपको मिलेंगे उस कंपनी के शेयर्स की कीमत, ठीक है। अब लिमिटेशन ऑफ एक्शन हम डिस्कस करेंगे आगे। कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड इन ओन नेम, सर मुझे केस करना है रिलायंस लिमिटेड के ऊपर। रिलायंस लिमिटेड ने मुझे जियो के प्लान के नाम पे उसने मुझे 100 रुपए में
एक भी जीबी डेटा नहीं दिया, 100 रुपये लिया मुझसे लेकिन एक भी जीबी डेटा नहीं दिया, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया, सर मुझे उस पर केस करना है, सर मुझे धीरू भाई अंबानी पे केस करना है, तो इंसान मर गया है कहाँ से केस करेगा, सर मुझे अनिल अंबानी पे केस करना है, वो रिलेटेड ही नहीं है भाई, टेलीकम्युनिकेशन से मुकेश अंबानी रिलेटेड है उसके पास, सर मुझे मुकेश अंबानी पे केस करना है, मुकेश अंबानी आपको देखेगा भी नहीं, 100 रुपए के लिए मुकेश अंबानी आपको देखेगा भी नहीं, लेकिन सर इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई हक नहीं है, आपके पास बिल्कुल हक है, आप कोर्ट जाइए, आप एनसीएलटी जाइए, एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन कीजिए कि मुझे सू करना है, किसको, मुझे सू करना है रिलायंस लिमिटेड को, रिलायंस लिमिटेड को। इसका अर्थ सिर्फ इतना सा है कि कल चल के आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, यू कैन सू द कंपनी इन इट्स ओन नेम, यू कैन सू द कंपनी इन इट्स ओन नेम। सर रिलायंस को मुझसे लड़ना है केस, अब आप अपने आप को रिलायंस की जगह पे देखो, आप थे, अब आपको अपने आप को रिलायंस की जगह पे देखो, सर मुझे रिलायंस एज ए रिलायंस मुझे लड़ना है स्पंदन सर से, स्पंदन सर केस कर रहे हैं तो रिलायंस को स्पंदन सर से लड़ना है, तो क्या ये लड़ सकता है, क्या इसको मुकेश अंबानी के नाम से लड़ना पड़ेगा, नहीं भाई, आर्टिफिशियल पर्सन है, ये खुद के नाम पे भी केस लड़ सकता है, तो इसका मतलब है रिलायंस लिमिटेड के नाम से भी ये केस लड़ा जा सकता है। आप अभी अभी सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, सुशांत सिंह राजपूत केस में किसका नाम से लड़ा था वो लोग, सुशांत सिंह राजपूत और सपोज एबीसी पार्टी, आगे जो भी पार्टी थी जिनसे वो लड़ रहे थे, तो उसके बाद ये लोग तो दो नेचुरल पर्सन लड़ रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत में अगर आप केस कॉपी पढ़ोगे, मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में वो केस कॉपी रखी हुई है, उन्होंने सू किसको किया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को भी, उन्होंने अपोजिट पार्टी में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को भी एक पार्टी बनाई, तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र क्या है, एक स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, या मतलब ये तो गवर्नमेंट बॉडी है, तो गवर्नमेंट बॉडी जो है ये भी एक, इसके पास भी कैपेसिटी है टू सू और बी सूड, इसका ही मतलब आप सपोज मुझे केस करना है रिलायंस के ऊपर, तो रिलायंस कैन डू व्हाट, रिलायंस कैन आल्सो फाइल अ केस अगेंस्ट मी, रिलायंस कैन आल्सो सू मी, दिस इज व्हाट, रिलायंस हैज द पावर टू सू द अपोजिट पर्सन, रिलायंस कैन आल्सो सू इन इट्स ओन नेम, मतलब रिलायंस लिमिटेड के नाम पे भले ही रिलायंस केस नहीं लड़ेगा, लड़ने वाला तो मुकेश अंबानी है ना, या मुकेश अंबानी के एडवोकेट्स है, लेकिन केस में नाम जाता है रिलायंस लिमिटेड का या टाटा लिमिटेड का, जो भी आप एग्जांपल समझे, तो ये रिलायंस लिमिटेड जो है कैन सू इन इट्स ओन नेम एंड कैन आल्सो बी सूड इन इट्स ओन नेम, मतलब उसके अगेंस्ट भी कोई केस फाइल कर सकता है, ठीक है। दिस इज द फीचर्स ऑफ द कंपनी, ये सारी डिटेल्स में है, सारी फीचर्स ऑफ द कंपनी। अब वील कीप द सेशन टू दिस ओनली, मतलब ज़्यादा पहले ही लेक्चर में आपको मैं ज़्यादा लोड नहीं देना चाहता हूँ, बट आई होप जो भी मैंने आपको समझाया आज, जो फीचर्स ऑफ द कंपनी है, कंपनी की लाइफ साइकिल जो है वो समझाई आपको मैंने, कंपनी लॉ का अर्थ समझाया, कंपनी का अर्थ समझाया, तो बेसिकली ये सब बेसिक चीज़ें हैं कंपनी लॉ में, अगर आपको ये दिमाग में बैठ गया है तो दिस ट्रस्ट मी दिस सब्जेक्ट वुड बी अ केक वॉक फॉर यू, ट्रस्ट मी दिस सब्जेक्ट वुड बी अ केक वॉक फॉर यू, क्योंकि आपको इस कंपनी लॉ के बेसिस पे ही, इसके आधार पे ही आपके कंपनी सेक्रेटरी का जो काम होता है उसको इसके आधार पे ही करना है, ठीक है। तो आप एक बात समझिए, कंपनी लॉ इज योर बाइबल, इज योर कुरान, इज योर बाइबल, आपका मेन अगर कोई सब्जेक्ट है पूरे सीएस एग्जीक्यूटिव में जो सबसे ज़्यादा आपको आगे चल के काम आने वाला है वो है कंपनी लॉ, ठीक है। इफ यू वांट टू वर्क, इफ यू वांट टू विश टू वर्क एज अ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी लॉ इज योर थिंग, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी गुड एट इट एंड आई विल बी देयर, मतलब कुछ भी लगता है आई विल बी देयर टू हेल्प यू, एंड हम लोग ऐसे ही लेक्चर्स प्रोसीड करेंगे रोज रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और जब भी ऑफलाइन की परमिशन मिल जाती है वील स्टार्ट विद द ऑफलाइन लेक्चर्स एज वेल, ठीक है। यस पीपल, कल फिर हम लोग मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस, एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द फीचर्स ऑफ द कंपनी, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी को हम लोग डिटेल में देखेंगे अलॉन्ग विद द केस स्टडी, ठीक है, अलॉन्ग विद द केस स्टडीज। यस पीपल, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, सी यू ऑल सेम प्लेस सेम टाइम, मिलते हैं कल।